તમે ભવિષ્ય માટે તૈયાર CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશી રહ્યા છો। નમસ્કાર, CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ઝરણા અલકંટી અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ। તો આજે આપણે જે વાત કરવાના છે, તાજેતરમાં નાઇટ ફ્રેન્ક દ્વારા એક મહત્વનો રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, એના અંગે આપણે વાત કરવાના છે, જેના મુખ્ય તારણની જો આપણે અહીંયા આગળ વાત કરીએ તો ભારતમાં આવનારા 5 વર્ષમાં અફોર્ડેબલ હાઉસિંગમાં $0.62 ટ્રિલિયન ની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી બનેલી છે। આ એનું મુખ્ય કારણ છે। તો શું છે આ રિપોર્ટ અને તેના તારણોને આપણે સમજવાના છે અને આ માટે આપણી સાથે જોડાયા છે નાઇટ ફ્રેન્કના એક્ઝિક્યુટિવ डायरेक्टर वैल्यूएशन एंड एडवाइजरी सौरभ मेहरोत्रा जी। सौरभ जी, स्वागत है आपका। सौरभ जी, आज हम आपके रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि जो आपकी रिपोर्ट आई है उसमें आपने जो दिखाया है कि पीई के माध्यम से एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन रही है, इन सब से बात करें उससे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगी कि इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स हैं, अगर आप हमारे सामने ब्रीफ में बता सकें। धन्यवाद। ये रिपोर्ट एक ग्लोबल पिक्चर और उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पिक्चर प्रेजेंट करती है। दुनिया की 57% आबादी शहरों में रहती है। उस आबादी का 1/3 हिस्सा ऐसा है जिनके मकानों की क्वालिटी घटिया है, जो उनकी पसंद के जो मकान है उसको पूरा नहीं करती है। इसका मतलब है कि दुनिया में करीब 32 करोड़ मकानों की शॉर्टेज है। अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो उसमें 11% हिस्सा जो है वो उस शॉर्टेज का इंडिया में है, और वो शॉर्टेज जो है ट्रांसलेट करती है करीब 3.25 करोड़ अर्बन हाउसिंग। ये 3.25 करोड़ हाउसिंग ऐसे नहीं है कि लोगों के पास मकान नहीं है, बट ये वो मकान है जो कि अगर बने तो लोग इच्छित हैं कि उन मकानों को वो खरीद के उनमें रहने लगे। ये रिपोर्ट ये भी नोट करती है कि ये जो कमी है 3.25 करोड़ मकानों की, ये कमी एक स्टैटिक नंबर नहीं है, ये एक डायनामिक नंबर है। जैसे जैसे हिंदुस्तान में शहरीकरण बढ़ेगा, जो आज 35% है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 40%, 45% क्रॉस कर जाएगा। अगर मकानों की आपूर्ति उससे मैच नहीं करेगी तो ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। एक नोट करने वाली बात यह है कि इन मकानों की जो कमी है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आर्य वर्ग के लोग हैं, LIG, EWS सेगमेंट, जिनकी के अफोर्डेबिलिटी मकानों की बहुत कम है। यानी कि हम बहुत कम मूल्य के मकानों की बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 96% ऐसा है जो कि इस वर्ग के लोगों से हाउसिंग शॉर्टेज आ रही है। अब अभी तक का सरकारों का रुझाव, पॉलिसी का जो रुझाव है वो रहा था कि हम डिमांड बूस्टिंग मेजर्स लाएं। ये खाली अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी जब आई तो रुझाव जो है वो आपूर्ति की ओर बढ़ा। लोगों ने बात करी, ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ मकान जो है वो वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, बट ये अप्रोच भी सब्सिडी बेस्ड अप्रोच है। अगर हमको 3.25 करोड़ जो कि हाउसिंग शॉर्टफॉल है इंडिया में, उसके लिए मकान बनाने हैं तो हमको जरूरत पड़ेगी 45,000 करोड़ की। ये 45,000 करोड़ लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का नंबर है, और खाली सब्सिडी से ये हल नहीं निकल सकता है। जरूरत है कंप्लीट मार्केट प्लेस डेवलपमेंट की। ऐसा मार्केट प्लेस जहां पे बिजनेसमैन, रियल एस्टेट प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्राइवेट इक्विटी फंड्स कॉन्फिडेंटली इस स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर सके, और वो निवेश ही जब आएगा तभी इतना बड़ा हाउसिंग शॉर्टेज जो है वो भर पाएगा। प्लस आगे के लिए हम लोग इंश्योर कर पाएंगे कि जो प्रॉब्लम्स पहले की थी वो अब प्रॉब्लम्स आगे ना आए। अब बात कर रहे हैं कि अगर हम प्राइवेट इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि अगर इस स्पेस में आए तो कंप्लीट मार्केट प्लेस डेवलप हो पाए। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट इक्विटी में आज तक क्या हो रहा था कि जो हाउसिंग का शेयर है वो घटता चला जा रहा है, और उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर और भी कम था।
ये खाली अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी आने के बाद में, और जब डेवलपर्स ने देखा इस मार्केट में कि कितनी अच्छी डिमांड है, दो मार्जिन कम है लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेल बहुत ज्यादा है, अच्छी डिमांड है, अब इस मार्केट प्लेस में कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ है। अब कुछ बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो हैं इस स्पेस में निवेश कर रहे हैं, और अब जरूरत है पॉलिसी लेवल पे इस निवेश को और बढ़ाने की, यानी कि इस फंड का रास्ता क्लियर करने की, इसमें ऑपरेशनल डिफिकल्टीज को दूर करने की, और अलग अलग मॉडल्स डेवलप। तो ये समरी है इस रिपोर्ट की। आगे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं જી, તો અહીંયા આગળથી દર્શક મિત્રો આપણે વાત કરી રહ્યા હતા. આપણને સૌરભજીએ જે અહીંયા આગળ સમજાવ્યું છે કે આપણા દેશની અંદર જે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ છે, સરકારનો પણ જેના પર ફોકસ છે, હાઉસિંગ ફોર ઓલનો, એને માટે અહીંયા ઘણા બધા ઘર બનાવવાની જરૂર છે અને લગભગ 45,000 કરોડ એટલા રૂપિયાની હજી આપણને એટલા ફંડની રિયલ એસ્ટેટની જરૂર પડશે. તો આ ફંડ કઈ રીતે આવશે અને આટલા ઘરોની જરૂર છે, એ ડિમાન્ડ કઈ રીતે આપણે અહીંયા આગળથી પૂરી કરી શકીએ, એ આખી આ ચર્ચાનો વિષય છે. सौरभ जी, यहाँ पे आपने हमें बताया कि कितने घरों की हमारे पास जो हमारा लक्ष्य है हाउसिंग का, उसके लिए पहुँचने के लिए ज़रूरत है, इतनी डिमांड रहेगी और कितने फ़ंड की ज़रूरत है. तो जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ कुछ स्कीमों से ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है, इतना फंड नहीं आ सकता है, और आपने शायद पीई का एक माध्यम का भी जिक्र किया है जहाँ से ये फंड हमें मिल सकता है. तो हमारे दर्शकों के लिए आप अगर एक बार विस्तार से ये भी बताएं कि एक्चुअल ये पीई फंड होता क्या है और किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा रियल एस्टेट के लिए, इंडियन रियल एस्टेट के लिए इसका कितना महत्व है. प्राइवेट इक्विटी फंड समझ लीजिए कि इन्वेस्टर्स द्वारा पूल किया हुआ एक फंड होता है जिसको कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है. ये फंड्स जब इन्वेस्टर्स से लिए जाते हैं तो उसमें एक उनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है, एक बिजनेस लॉजिक होता है जिसको दिखा के, और एक काइंड ऑफ टारगेटेड रिटर्न होते हैं जिसको दिखा के ये पैसा पूल किया जाता है. फंड मैनेजर्स इन पैसों को फंड की फिलॉसफी के हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं, और फिर उन प्रोजेक्ट से आने वाले प्रॉफिट का हिस्सा उस फंड की अर्निंग होती है जो कि इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है विद रिटर्न्स. प्राइवेट इक्विटी मार्केट दुनिया में बहुत बड़ा सोर्स है प्रोजेक्ट्स फंड करने का. प्राइवेट इक्विटी के अलावा अब इसके अंदर कई तरह के अलग अलग सेगमेंट्स हैं. इसमें डेवलपमेंट फंड्स आ जाते हैं, इसमें कमर्शियल फंड्स आ जाते हैं, इसमें ऐसे फंड्स हैं जो कि कॉर्पोरेट से उनके CSR इनिशिएटिव्स के हो जाते हैं. कई बार डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कुछ पैसा लगाती हैं इन फंड्स में. तो वो अलग अलग रूप हैं इन फंड्स के. बट इन शॉर्ट ये फॉर बिजनेस रेज किए हुए फंड्स हैं जो कि प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके उनको कंप्लीट करवा के उनसे प्रॉफिट्स लेके वापस इन्वेस्टर्स को बांटते हैं. पी इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एक बैरोमीटर है जिसपे कि उस इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस लेवल गेज किया जा सकता है. नेचुरल सी बात है कि जब इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा तो उससे और लोगों को उसमें पैसा लगाने की का कॉन्फिडेंस आएगा, और उस तरह से इंडस्ट्री ग्रो करेगी. जी सौरभ जी, તો અહીંયા આગળ દર્શક મિત્રો આપણે જે વાત કરી રહ્યા હતા કે પી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે શું, કઈ રીતે અહીંયા આગળથી તેની અંદરથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિયલ એસ્ટેટની અંદર આવી શકે છે, અને આપણે જે મહત્ત્વની વાત એ પણ જાણી શક્યા છે કે પીના તમે એક બેન્ચમાર્કની રીતે જોઈ શકો છો કે ઇન્ડસ્ટ્રી પર કેટલો કોન્ફિડન્સ છે તે પણ અહીંયાથી આપણે ખાસ કરીને જાણી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ. તો જેટલો વિશ્વાસ વધે છે એટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ આ સેક્ટરની અંદર આપણે વધતું જોઈ શકીએ છીએ. सौरभ जी, आगे आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर अब तक की हम बात करें, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, तो अब तक हमें कितना इस तरीके से इन्वेस्टमेंट मिला है और आगे कितना मिलने की हम उम्मीद रख सकते हैं. देखिए, जो इन्वेस्टमेंट की मात्रा है और जो जरूरत है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है. पिछले 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो समझिए जो जरूरत है उसका 8% भी नहीं है.
नोटवर्दी ये है कि प्राइवेट इक्विटी स्पेस में रेसिडेंशियल सेगमेंट, रिहायशी मकानों का सेगमेंट जो है उसका शेयर घटता जा रहा है। आज से 10 साल पहले 2011 में वो शेयर 60% था, जो अब घट के खाली 9% था। और इस रिहायशी सेगमेंट के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर हालांकि इंक्रीज हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग रेसिडेंशियल में आज की डेट में ऑलमोस्ट 17% हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग का है, जो कि बहुत बढ़ सकता है। वो तब बढ़ सकता है जब इस सेगमेंट में और इस सेक्टर में, रेसिडेंशियल सेक्टर में और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में कॉन्फिडेंस बढ़े। और वो बढ़ने के लिए जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे इश्यूज हैं, वो दूर होने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स निकल के आए हैं जहां पे कि EWS, LIG, MIG सेगमेंट में भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट कमाया है। और वो तभी हो पाया है जब सारे के सारे डेवलपमेंट साइकिल में आने वाली रुकावटें हैं उनको अच्छे से दूर किया जाए, और उस पे बहुत सारा काम होने की जरूरत है। यहाँ पे काम रेगुलेशंस फ्रंट पे जरूरत है, यहाँ पे काम होने की जरूरत है टेक्नोलॉजी फ्रंट पे, यहाँ पे काम होने की जरूरत है रिसोर्स मोबिलाइजेशन फ्रंट पे, कि कैसे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस आ सके, कैसे इंडिविजुअल होम बायर्स को जो कि लो इनकम सेगमेंट को बिलोंग करते हैं उनको हाउसिंग लोन मिल सके। ये सब फंडामेंटल्स जैसे जैसे इम्प्रूव हो रहे हैं वैसे वैसे प्राइवेट इक्विटी का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने कुछ डेडिकेटेड अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइवेट इक्विटी फंड्स की ग्रोथ देखी है, जो कि अब इंक्रीजिंगली पैसा अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में निवेश कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे इनकी भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी वैसे वैसे हमको ये गैप जो दिख रहा है फंडिंग का वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। જી તો અહીંયા આગળ આપણે જે જોઈ રહ્યા છે કે પીઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કે પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી આપણા રિયલ એસ્ટેટને કેટલો ફાયદો મળી રહ્યો છે એ સમજવાની અહીંયા આગળથી આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ। એક રસપ્રદ ચર્ચા અહીંયા આગળ ચાલી રહી છે, પરંતુ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડા વિરામનો, તો અહીંયા લઈશું એક નાનકડો વિરામ અને ત્યારબાદ આપણે આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું। વિરામ બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આજે આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એ છે કે રિયલ એસ્ટેટની અંદર પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડને જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી શકે છે તેને માટે જેટલી તક બની રહી છે, અને સૌથી મોટી વાત છે કે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો અહીંયા આગળ આવે છે તો જે આપણા ઘરો બનાવવાનું જે લક્ષ્ય છે, આપણને જેટલા ઘરોની જરૂર છે એને કઈ રીતે પહોંચી વળાય એનો એક આ વિકલ્પ સારો એવો બની શકે છે। તો આ અંગે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। આપણી સાથે સૌરભ મહેરોત્રાજી નાઇટ ફ્રેન્કના જોડાયેલા છે અને આપણે બ્રેક પહેલાં જ્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ત્યારે એમ જણાવી રહ્યા હતા કે અમુક આ રીતના જે પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડ છે એનો ખૂબ સારો દેખાવ પણ અહીંયા આગળથી આવી રહ્યો છે। तो चर्चा ने आगे વધારીશું। सौरभ जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी आप बता रहे थे कि कुछ फंड है जिसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिख रहा है, कौन से ऐसे फंड्स हैं और जिसके परफॉर्मेंस के बारे में आप हमें अगर कुछ जानकारी दे सकें? कई सारे हैं जो अभी रिसेंट टाइम में डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में जो फंड्स एक्टिव हैं उसमें से सबसे बड़ा है HDFC कैपिटल एडवाइजर्स, HKF फंड जिसको बोलते हैं, जो कि करीब करीब $1100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इस स्पेस में कर रहा है। एक्टिस कैपिटल का एक फंड है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में एक्टिव है, वो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा काफी सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल फंड्स हैं जो कि इस स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। स्पेस में CDC ग्रुप है यूके का, जो कि करीब $240 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने थ्रू वेरियस अदर डेवलपर्स के थ्रू यहाँ पे इस स्पेस में किया हुआ है। ये फंड काफी डेवलपिंग नेशंस में एक्टिव है, इंडिया में, घाना में, केन्या में, मॉरिशस में। इन फंड्स के अलावा बहुत सारे अदर जो दूसरे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जो कि मिड इनकम हाउसिंग में आज तक इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, अब वो भी इस स्पेस को बहुत गौर से देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से इस बिजनेस को किया जा सके।
जानने वाली बात एक ये है कि ये बिजनेस, अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस, एक मास हाउसिंग बिजनेस है जहाँ पे डेवलपमेंट मार्जिन्स कम है, लेकिन वेलोसिटी बहुत तेज है। इनफैक्ट NIIF जो कि फंड ऑफ फंड है, वो भी इस स्पेस में काफी इन्वेस्टमेंट देख रहा है। और सभी फंड्स की राय ये है कि इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी और उनके रिटर्न्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। सेम पैसे को कहीं तेजी से चर्न किया जा सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में, तो जो कि कम मार्जिन का को बैलेंस आउट करता है। सो एक इन अ पीरियड ऑफ 5-7 years फंड्स जो हैं वो लाइक एनी अदर एसेट क्लास यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स ले पा रहे हैं। ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણે જે વાત કરી રહ્યા હતા, આ ફંડના નામ પણ તમારી સામે અહીંયા આગળ આવ્યા છે કે જ્યાં આગળ આ રિયલ એસ્ટેટની અંદર જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે એવા ફંડ છે, એના પરફોર્મન્સ અંગેની પણ આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી છે. અને આ એક સારો વિકલ્પ છે કે જ્યાં આગળ જે ઘરોની માંગ છે, જે ઘરોની જરૂર છે, એ અહીંયા આગળથી આપણને પૂરી થતી દેખાઈ શકે. सौरभ जी, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तब आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से इंडिया का सरकार का भी फोकस है हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, तो ये हाउसिंग फॉर ऑल को आप किस तरीके से देख रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे क्या ये जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएंगे? और ख़ास करके जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनके घरों की जो मेन ज़रूरत है उसको पूरी कर सकेंगे हम? आपकी राय लेना चाहती हूँ इसके ऊपर. अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करते हैं और वहां पे जो हाउसिंग शॉर्टेज है उसको भी फॉर प्रॉफिट सर्विस किया जा सकता है, ये पिछले कुछ सालों में हुए डेवलपमेंट से नजर आने लगा है. अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस के लिए ये पिछले 5 से 10 साल अभी तक के सबसे अच्छे साल रहे हैं. कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स निकल के आए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, एक छोटा सा शहर सोलापुर शहर है महाराष्ट्र का, जहाँ पे फॉर प्रॉफिट बिजनेस करते हुए प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स ने EWS सेगमेंट के लिए मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. उसमें से एक जो रिसेंट डेवलपमेंट है जिसमें कि 30,000 मकान एक सिंगल डेवलपमेंट में बनाए जा रहे हैं और सारे मकानों की कीमत जो है कुछ 4.5 लाख रुपए है. और उस 4.5 लाख में अगर आप सब्सिडी अमाउंट 2 लाख का हटा दें तो इफेक्टिवली EWS सेगमेंट के बायर्स को ये मकान 2.25 लाख में एक मकान मिल पा रहा है. ये वो लोग हैं जो कि आज झोपड़पट्टियों में रहते हुए किराया ही 2-2.5 हजार रुपए महीने का दे रहे थे और उनके लिए EMI सर्विस कर पाना एक 2-2.5 लाख के लोन का पॉसिबल हो गया है. तो रेंट इक्वल टू EMI वाले इक्वेशन में जाके 30,000 मकान एक छोटे से शोलापुर शहर में एक सिंगल प्रोजेक्ट में 4 साल में डिलीवर होने पर. ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जिन एग्जाम्पल्स को अब रेप्लिकेट किया जाएगा देश भर में और एक प्राइवेट मार्केट प्लेस डेवलप हो पाए. और ये इसलिए हो पाया है बिकॉज पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजें एक जगह पे कन्वर्ज होके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल के आया है. यहाँ पे सारे के सारे मकान प्री सोल्ड है. मकान प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले मकानों की बिक्री हो चुकी है और फिर डेवलपर का सारा फोकस टाइमली एग्जीक्यूशन पे रह जाता है बिकॉज फंड फ्लो अब उसकी गारंटी होती है. तो इस तरह के अच्छे एग्जाम्पल्स निकल के आ रहे हैं. ऐसे एग्जाम्पल्स हम मुंबई में देख रहे हैं, हम ऐसे एग्जाम्पल दिल्ली NCR के आसपास देख रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हम बैंगलोर के आसपास देख रहे हैं और ग्रेजुअली ये मार्केट प्लेस अब डेवलप हो रहा है. और मैं सिर्फ मिड इनकम हाउसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अफोर्डेबल हाउसिंग जो कि एकदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग के लोगों को केटर करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं. ઓકે, તો જે રીતે આપણે અહીંયા આગળથી સમજી રહ્યા છે કે સોલાપુરનું અહીંયાથી એક મોટું ઉદાહરણ આપણને જોવા મળ્યું છે કે જ્યાં આગળ એક ખાસો એવો મોટો પ્રોજેક્ટ જે છે એ ગરીબી રેખાથી નીચે જીવતા લોકો માટે EWS અથવા તો બિલો પોવર્ટી લાઇન માટે LIGની જે યોજના છે તેના અંદર આ બની રહ્યો છે અને જે ઓલરેડી સોલ્ડ આઉટ છે, બુક છે.
અને આનું જ રિપ્લિકેશન આપણે દેશભરની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. એટલે હાઉસિંગ ફોર ઓલ માટે આપણો દેશ આગળ વધી રહ્યો છે અને કદાચ આપણે સમયસર આ લક્ષ્યને ચોક્કસ સાધી લેશું એવી આપણી અહીંયા આગળથી આશા તો બની જ રહી છે. सौरभ जी, कौन कौन से ऐसे, आपने सोलापुर की बात की, तो ऐसे और कौन से शहर हैं जहाँ पे अच्छी ऐसी डिमांड देखने को मिली है अफोर्डेबल हाउसिंग की? ये क्वेश्चन पूछने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोग ने बहुत बार देखा है कि अर्बन एरियाज़ में जो सिटीज़ है वहाँ पे माइग्रेटेड लोगों की तरफ से भी अफोर्डेबल हाउसिंग की अच्छी डिमांड आती है, पर पिछले 1.5 साल में हमने देखा है कि रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ है. तो अब सारी स्थिति थोड़ी बदल चुकी है, तो अब ये किस तरीके से आप देख रहे हैं, कहाँ पे डिमांड आपको ज़्यादा दिख रही है अफोर्डेबल में? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप हाउसिंग शॉर्टेज की बात करेंगे तो शहर में रहने वाले लोगों में ही वो अफोर्डेबल हाउसिंग शॉर्टेज है. आप अगर आप संख्या देखिए कि कितने लोग स्लम्स में रह रहे हैं, कितने लोग सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में रह रहे हैं, तो वही संख्या बहुत बड़ी है. माइग्रेंट वर्कर्स इस डिमांड पे कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा है माइग्रेंट वर्कर्स की प्रायोरिटी में मकान खरीदना बहुत बाद में आता है. मकान किराए पे रहना उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, और उसलिए रेंटल हाउसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके बारे में हमने इस रिपोर्ट में भी बात करी है. इंटरनेशनली रेंटल हाउसिंग का शेयर फॉर सेल हाउसिंग से ज्यादा बड़ा होता है. इंडिया में रेंटल हाउसिंग उस स्केल पे अभी तक डेवलप नहीं हो पाई, और ये भी एक स्पेस है जहाँ पे कि बहुत निवेश आ सकता है. खाली जरूरत है कि हम किस तरह से रेंटल हाउसिंग की जो यील्ड है, आज की डेट में जो रिटर्न है, यील्ड खाली 2.5 से 3% यील्ड है. ग्रोथ अगर आप उसमें जोड़ दें तो 5-1% की ग्रोथ जोड़ लेंगे तो 8-1% IRR बैठता है, जो कि एक कमर्शियल मतलब रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड IRR नहीं है. बट इंक्रीजिंगली अगर आप नई पॉलिसीज को देखें जहां पे कि लैंड कॉस्ट अगर कुछ हद तक इक्वेशन से बाहर निकाली जा सके तो वो यील्ड बढ़ के 13-14% तक पहुंच जाता है अगर आप प्योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे उस यील्ड को निकालें. और वो मॉडल अब जैसे जैसे डेवलप होगा उस स्पेस में भी काफी निवेश आएगा. माइग्रेंट वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल एग्जांपल्स ये कहते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स की हाउसिंग शॉर्टेज को टू अ लार्ज एक्सटेंट रेंटल हाउसिंग से भरा जा सकता है. खाली रेंटल हाउसिंग ही नहीं, उस स्पेस में फिर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं हाउसिंग के, जैसे सोशल हाउसिंग एक सेगमेंट होता है. जब कोई माइग्रेंट किसी शहर में आता है उसका जो साइकिल है वो कुछ फेजेस पे जाता है. कुछ समय होता है जब उसके पास जॉब नहीं होती है, कुछ समय होता है जब जॉब होती है लेकिन स्टेबल नहीं होती है, वो खाली एज अ बैचलर रह रहा होता है, और फिर कुछ समय ऐसा आता है कि जब वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अपनी फैमिली को शहर में ले आता है. इन तीनों फेजेस की जो हाउसिंग नीड है वो अलग है. पहले स्टेज में आपको सोशल हाउसिंग की जरूरत है, सेकंड फेज में आपको बैचलर अकोमोडेशन रेंटल हाउसिंग की जरूरत है, थर्ड फेज में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेंटल हाउसिंग एंड फॉर सेल हाउसिंग की जरूरत है. और जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ेंगे, जैसे शहरीकरण 35% से दुनिया के एवरेज 50-55% तक पहुंचेगा, हमको जरूरत पड़ेगी ये सारे सेगमेंट्स डेवलप करने, और इन सब सेगमेंट्स में प्रॉफिट पॉसिबल है. ये हमने देख लिया है इंटरनेशनल एग्जांपल से और डोमेस्टिक एग्जांपल से. जी सौरभ जी, सौरभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लिया और हमें ये सारे इनसाइट्स बताए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. તો દર્શક મિત્રો, આજના પ્રોપર્ટી ગુરુમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. આવતા સપ્તાહ આપણે ફરી મળીશું. પ્રોપર્ટીને લગતા એક નવા ટોપિક ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું, પરંતુ હાલ પૂરતું આટલું જ. મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.